उत्तराखंड में इन दिनों जो मानसून के दौरान आपदाओं का सिलसिला एक बार शुरू हुआ तो थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक, चाहे उत्तरकाशी हो, चमोली हो, देहरादून हो या फिर कुमाऊं के क्षेत्रों हो, लगातार आपदाओं का जो दंश है वो न सिर्फ पहाड़ के लोग झेल रहे हैं, बल्कि देहरादून में जिस तरह से बीते दिनों आपदा आई, उसके बाद सवाल खड़े होते हैं कि किस तरह से शहरों की बसावट होनी चाहिए। ये जो आपदाएं हैं, जिन्हें अक्सर हम दैवीय आपदा कहते हैं, ये अक्सर मानव निर्मित आपदा के रूप में ये कहर बरपा रही है। और इसको लेकर हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं उत्तराखंड के जाने माने एनवायरमेंटलिस्ट सुरेश भाई। उनसे जानेंगे, क्योंकि लगातार नदी बचाओ आंदोलन हो या फिर उत्तराखंड जल बिरादरी के माध्यम से लगातार जो अवेयरनेस ये समाज में करते आए हैं नदियों को लेकर या पर्यावरण को लेकर, एक बैठक भी इन्होंने अभी हाल ही में ऑर्गेनाइज की थी। उसमें कई चीज़ें निकल कर आई हैं, कई पर्यावरणविद भी बैठे थे, कई जो चिंतक हैं वो भी बैठे थे, और उन्होंने एक रेजोल्यूशन उसमें निकाला है जिसको लेकर पहाड़ में किस तरह का विकास होना चाहिए, किस तरह से पहाड़ में जो सड़कें बन रही हैं वो किस तरह से होनी चाहिए जिससे पहाड़ भी जीवित रह सके और विकास भी हो सके। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुरेश भाई। आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप देख रहे हैं, अभी हाल ही में आपने बैठक करी है और इस बैठक के बाद क्या नतीजा निकला है, किस तरह से आपने रेजोल्यूशन निकाला है और आपकी बैठक में क्या रिपोर्ट निकल कर आई है। खासतौर से जो चार धाम का जो एक्सप्रेसवे को लेकर जो चिंता पहले से जताई जा रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने एक मॉनिटरिंग कमेटी भी बिठाई थी जिसमें ध्यानी जी भी शामिल हैं और लोग भी शामिल हैं। क्या कहना है लोगों का? देखिए, 2013, 2023, 24 और 25 तीन सालों में हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और उत्तर पूर्व का हिमालय क्षेत्र जो है बहुत संवेदनशील हो गया है और बड़ी तेजी से पहाड़ और नदियां बह रही है मैदानों की तरफ। ऐसा लग रहा है कि जो हमारी जीवनदायिनी नदियां और हमारे ऑक्सीजन को बनाने वाले जो पहाड़ के जो जंगल और यहाँ की जो मिट्टी है वो अब हमसे नाराज हो गई है। उन्होंने वो ऐसा कह रही है कि भाई जो आप मनुष्यों का जो विकास है, जो इंसानी डेवलपमेंट है, उस पर कई सारे सवालात खड़े हो गए। पिछले 3 साल की आपदा बताती है कि अब ये चर्चा जोरों पर है कि इतनी तेजी से जो आपदा, जो भीषण जल प्रलय हो रहा है, उससे लगता है कि ये दो तरह की बातें इसमें हैं। एक तो है कि एक तो मानव जनित है, जो जिसके कई सारे कारण हैं। दूसरा है कि प्राकृतिक। अब जलवायु परिवर्तन जैसा लोग कहते हैं, तो हम तो ये मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें सारे जो राष्ट्रों के लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, वो लोग जो है अपनी जिम्मेदारी से खिसकना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने ये मान लिया कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है साहब तो आएगी बाढ़। लेकिन सवाल ये कि जलवायु परिवर्तन भी तो खास जगह पर दिखाई देता है और वहां पर कुछ बहुत सारे कारण हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि धराली में 5 अगस्त को जो बाढ़ आई, उसके बारे में मौसम विज्ञानियों ने पहले ही कह दिया था कि भाई उस क्षेत्र में बाढ़ आ सकती है और वहां के लोगों को बताना चाहिए। और दुख की बात यह है कि वहां प्रभावित समाज जो बाद में बहुत बुरी तरह से वहां बहुत गहरे जख्म जो वहां पर पड़ गए हैं आपदा के, लोगों को पता नहीं है कि वहां पर नहीं तो लोग सुरक्षित बच जाते हैं। और धराली की एक विशेषता रही कि उस दिन वहां 5 अगस्त को वहां दिन में आपदा आई, तो 5 अगस्त को वहां पर जो है देवता की पूजा थी और पूजा न होती तो वहां तो सैकड़ों दर्जनों कई लोग 25 से 40 फीट मलबे के अंदर दफन हो जाते। और ये असल में बात यह है कि देखो, सभी लोग कह रहे हैं कि हिमालय के जो ग्लेशियर हैं, जो ग्लेशियर के पास की जो झीलें हैं, वहाँ से जो बायोडाइवर्सिटी जो बीच में है, घने जंगल है, देवदार है, चौड़ी पत्ती के जंगल है, वो सारे के सारे बहुत कम होते जा रहे हैं। ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे उसके नीचे की जो झीलें हैं वो उसमें केवल बहुत हल्का फुल्का पानी रह गया। जिस हिमालय क्षेत्र में, जो उच्च हिमालयी क्षेत्र है, जहां पहले जो है बहुत रुमझुम बारिश होती थी और उसके बाद सीधा बर्फ पड़ती थी, वहां अब हैवी रेन हो रही है। मतलब ऐसा कि इतनी मोटी बारिश हो रही है कि जिससे जो बर्फ तो है ही वहां कम हो गई है, अब वो ग्लेशियर का मलबा उसके ऊपर थमा हुआ है, तो सारा का सारा जो है बहुत जल्दी जल्दी नीचे खिसक रहा है। और ऐसी ऐसी ये चीज हमने 2013 में भी जो चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर में हुआ था,
केदारनाथ के पास, वहाँ भी देखी। 2021 में हमने रेणी गांव के ऊपर जो ग्लेशियर है वहाँ से भी यही घटना देखी, जिसमें 203 लोग मारे गए थे। वहाँ जो जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ऋषि गंगा पर बना हुआ, 2021 की बात है। उसके पहले जो है वो तो आप जानते हैं कि 2013 की आपदा में तो बहुत सारे असंख्य लोग हैं जिनका पता ही नहीं चला, लेकिन 6,000, 7,000, 8,000 लोग तक तो मारे गए। अभी की आपदा से तो हिमाचल और उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, उत्तर पूर्व में अब तक 1,000 लोग मारे गए हैं। और अकेले उत्तराखंड में जो आज की तारीख तक है वो लगभग 200 लोग हैं, जिसमें 100 लोग तो पूरी तरह उनके बारे में पता है कि चलो इनकी जान अब नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं उसमें से उतने ही लोग जो अभी दबे हुए हैं। असल में ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है कि हम हिमालय में जो चौड़ी सड़कें बन रही है वो बेहिसाब है। हिमालय की जो भौगोलिक संरचना है बहुत संकरी और बहुत छोटी है। उस भौगोलिक संरचना में हम देखते हैं कि नगुण से लेकर के और मसूरी बैंड तक जो करीब 5.5 मीटर चौड़ी सड़क है, कहीं 6 मीटर चौड़ी सड़क है, वहां क्यों नहीं जो है टूट फूट हुई? वहां क्यों नहीं आपदा आई? वहां क्यों नहीं ऊपर से पहाड़ तर के? क्योंकि हिमालय जो है वो 5.5 से लेकर के 6 मीटर चौड़ी सड़क से अधिक पसंद नहीं कर रहा है। वो मानव को सचेत कर रहा है। और देखो आप, नगुण से लेकर के उत्तरकाशी तक, यहाँ तक जो 4 धाम की सड़कें बनी हुई है जिसमें 75% काम हो चुका है, जो करीब जो है वो 12,000 करोड़ की योजना है गडकरी साहब की, और उसने हिमालय की कमर तोड़ दी। उस सड़क ने जो बड़ी बड़ी पोकलैंड मशीन, और ये सिर्फ इसलिए वजह से हो रहा है कि सबको जल्दी है, जल्दी दर्शन करने के, जल्दी पहुंचने के, तुरंत पहुंच बिल्कुल जाएं। निश्चित ये हम लोग हिमालय की सुरक्षा के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये सब जो व्यवस्था और जो भी लोग कर रहे हैं, जो भी काम इसमें हो रहा है वो पर्यटन के लिए हो रहा है। और पर्यटन में भी हमने तीर्थाटन को भूल दिया। हम उस पर्यटन को कर रहे हैं जिसमें एक ही जगह पर, अब देहरादून में तो ये जगह तो ठीक है, इतनी बड़ी जगह तो ऊपर गंगोत्री में नहीं मिलेगी, यमुनोत्री और केदारनाथ बद्रीनाथ में भी नहीं मिलेगी। लेकिन हम वहां पर क्या कोशिश कर रहे हैं पर्यटन के नाम पर कि जहां पर केवल 10 लोग खड़े हो सकते हैं वहां 10,000 लोग अकस्मात खड़े हो रहे हैं। तो उसका असर तो वहां की धरती पर पड़ेगा ना। उन्होंने जो कूड़ा कचरा, जो पानी का इस्तेमाल किया, जो वहां की धरती में जो आना जाना किया, जो हजारों वहां गाड़ियां चली गई, उससे वहां का जो संवेदनशील पर्यावरण है, जो उत्तराखंड, हिमालय ही नहीं बल्कि पूरे इंडियन हिमालय रीजन में जो हलचल है, जिसमें मूल बात यह है कि जो भूकंप आ रहे हैं, हमने देखा कि पिछले 36 वर्षों में लगभग 40 बार भूकंप आ चुके हैं। तो 40 बार भूकंप आने का मतलब ये हुआ कि यहाँ की धरती में क्रेक्स पड़े हुए हैं। अब बारिश हो रही है, हम चौड़ी सड़क भी बना रहे हैं, हम पर्यटन भी बना रहे हैं, हम टनल बेस्ड हाइड्रो पावर और अन्य चीजें बना रहे हैं, रेल लाइन बना रहे हैं, और यहाँ उससे पर पूरा तो हिमालय हिल रहा है। बड़ी बड़ी प्लेट्स भी हैं, हिमालय हिल रहा है, हिमालय की कमर हिल रही है पूरी। तो अब क्या होता है, जब बारिश होती है तो पूरा का पूरा मलबा नीचे आ जाता है और नदियों में चला जाता है, नदियों का गाद ऊपर जा रहा है। ये सब चीजों को रोकना होगा। ये सब चीजों को तभी रोका जा सकता है, एक तो ये है कि जब हम लोग कोई भी ह्यूज कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, केवल सड़कें नहीं बल्कि हम टूरिस्ट केंद्र भी बना रहे हैं। देखो धराली में तो टूरिस्ट केंद्र बना, धराली तो एक जो है पर्यटन केंद्र था, और वहां पर लोगों ने खीर गंगा के मुहाने पर ही बड़े बड़े होटल तैयार कर दिए, और उसी के बगल में गांव भी है, कुछ लोग वहां भी रहते हैं, गांव ही है वो धराली, और बहुत पुराना गांव है। तो वहां पर, लेकिन उसको नियंत्रित नहीं किया गया। जब लोगों ने घर बनाने शुरू किए खीर गंगा के मुहाने पर, ऐसे ही जो है हरसिल के सामने मिलिट्री का ही कैंप था, और उस कैंप में जो है करीब 9 सैनिक मारे गए। और वो पूरी गार्ड जो है, वो जो धराली गार्ड है, जो खीर गंगा है या तिल गार्ड है, वो दोनों जो है श्रीकंठ पर्वत से आती है, करीब 12,000 फीट की ऊंचाई से। आगे भी जो सुक्की के सामने की जो गार्ड है वो भी श्रीकंठ पर्वत, पूरी श्रीकंठ पर्वत की श्रेणी है वो, इसको गंगोत्री माउंटेन सीरीज कहते हैं। तो वो सारी माउंटेन सीरीज बहुत संवेदनशील पहले से ही है। इसलिए उस एरिया में जब लोहारीनाग पाला परियोजना और पाला मनीरी परियोजना को बंद किया गया था 2008, 9, 10 में, जो आंदोलन हम सब लोगों ने किया, GD अग्रवाल जी और उसमें राजेंद्र सिंह जी और कई लोग आए, उसके बाद इकोसिस्टम जोन बनाया गया था 2012 में। इकोसिस्टम जोन की शर्तें थी कि इस क्षेत्र में जो पर्यावरण विनाश हुआ है, उस विनाश की रिकवरी के लिए यहाँ पर इकोसिस्टम जोन की शर्तों को लागू किया जाएगा। बहुत अच्छा था। हमने उस पर लेख लिखे, हमने सरकार को भी कहा कि बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि संवेदनशील, यहाँ बाढ़, भूकंप, भूस्खलन के लिए बहुत संवेदनशील है। आजकल याद आ रही है जब वहां पर बाढ़ आ गई। मैं आपको कह सकता हूँ आपको कि यदि, अभी तो बहुत सारी चीज रुकी हुई है। अभी देखो आप कि वहां पर झाला से और जांगला के बीच में लगभग 2 लाख से अधिक देवदार के पेड़ को कटने से हम लोगों ने अभी जो है उसके लिए
प्रयास किया तो अभी बचे हुए हैं। मैं कहता हूं कि यदि 5 अगस्त से पहले उन पेड़ों को काट दे होते भाई जी, तो वहां जो बाढ़ का जो ये आपदा का मंजर होता वो बहुत भयानक होता और कई गुना ज्यादा होती, क्योंकि उसको वहां की मिट्टी फिर अपने आप देवदार के जंगल ने जिस तरह से मिट्टी को थाम करके पहाड़ों पर रखा हुआ है, वो मिट्टी सारी की सारी वहां से बह जाती है। आपने हिमालयन डिजास्टर्स को लेकर जो बैठक हुई ना, उसमें आपने क्या एक प्रपोजल दिया वो है, तो क्या चीजें होनी चाहिए? नहीं, उस प्रपोजल को तो हम तैयार कर रहे हैं, लेकिन कुछ बातें हैं उसकी जो मैं बताना चाहता हूँ। ये तो देखो, यहाँ हिमालय क्षेत्र की जो भौगोलिक संरचना है, इसमें 5.5 से लेकर के और 6 मीटर से अधिक चौड़ी सड़क नहीं बननी चाहिए। और देखो, हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री जो है वो हिमालय दिवस के दिन शपथ लेता है, जो उनको लेना नहीं चाहिए। असल में ये है कि जब मुख्य गार्जियन शपथ लेगा तो फिर मैं किसको बोलूंगा? उनको तो करना चाहिए, वो कानूनविद है, उनके पास सब कुछ है, कानून की किताब उनके पास है, संविधान उनके पास है, तो उनको उस कानून को चलाना चाहिए, उनको इको सेंसिटिव जोन जो है लागू करना चाहिए, उनको हिमालय में चौड़ी सड़क नहीं बनाना चाहिए, पर्यटन को नियंत्रित करना चाहिए, वो टनल बेस्ड जो प्रोजेक्ट है उसको रोकना चाहिए। यही तो हिमालय के लिए विनाश है, ग्लेशियर पिघलने के लिए ये तमाम चीजें जो है दोषपूर्ण है। तो इस चीज को पर ध्यान देने की जरूरत है। हम देखो, मुख्य आदमी को शपथ ग्रहण के बजाय कि उसकी जो जिम्मेदारी है वो करनी चाहिए, ये तो हमने संदेश दिया है। दूसरा, हम कह रहे हैं कि जो भी काम भविष्य में हिमालय क्षेत्र या 4 धाम में होता है, खासकर हमको लोग उत्तराखंड के, हमको चिंता ज्यादा अपने गांव की है, अपने क्षेत्र की है। यहाँ पर निर्माण कार्य से जो भी मलबा निकल रहा है उसको नदियों में डंपिंग न करे, डंपिंग यार्ड बने, उसके ऊपर फिर पेड़ लगे और लिखा हुआ होना चाहिए ऊपर कि इस क्षेत्र में जो हमने काम किया उसका ये डंपिंग है, वहाँ की मिट्टी ये है। या तो जगह नहीं मिल रही है तो उस मिट्टी को कहीं ऐसी जगह ले जाओ जहाँ गड्ढे पड़े हुए हैं और गड्ढे, वहां पर मिट्टी बिछा करके वहां नए खेत बनाओ और भूमिहीनों को भूमि सौंप दो, या वहां पर कोई ओरचार्ड बनाओ, कोई बगीचा बनाओ, वहां पर कुछ सेब के पेड़ लगाओ या कुछ और पेड़ लगाओ, लोगों को सौंप दो, तो उस मलबे की मिट्टी से ये इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरी बात ये है कि देखो, हम कह रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, लेकिन हमारे प्रदेश में जलवायु एक्शन प्लान का क्या काम है? इस प्रदेश में 9,000 करोड़ रुपए की जलवायु एक्शन प्लान बनी हुई है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ हो रहा है? जलवायु अनुकूल जो काम हमको करना चाहिए, जो हमारी जीवन शैली होनी चाहिए, वो कहाँ है? हम तो भूल जाते हैं, बरसात के बाद भूल जाते हैं कि भाई आपदा भी आई थी, उसके बाद फिर हम वही करने लग जाते हैं, जिससे हिमालय की संवेदनशीलता बढ़ेगी, हिमालय में बाढ़ और भूस्खलन की कार्रवाइयां बहुत तेजी से होगी, और फिर उसके बाद हम चिंता करते हैं। फिर हमको लगता है कि हमको 5,700 करोड़ का एक बजट केंद्र के सामने रखना चाहिए। अरे भाई, अच्छा होता कि आप कुछ जो है यहाँ के जंगल बड़े पैमाने पर कट रहे हैं, जंगलों में आग बहुत बड़ी तेजी से लग रही है, और होता क्या है कि जब आग लगती है तो आग के बाद जो है पेड़ पौधे जब सूख जाते हैं, राख बन जाते हैं, तो वहाँ की मिट्टी भी जो है कमजोर पड़ जाती है। अब बरसात होती है तो वो भर भरा करके नीचे गिर जाता है। तो ये तमाम चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। अब वहाँ पर क्या चाहिए? अग्नि नियंत्रण के लिए सरकार चाहे तो वन विभाग में जो पैसा देती है वो ग्रामीण महिलाओं को देना चाहिए, ताकि लोग अग्नि को बुझाने के लिए, जंगल में जो आग लगती है उसको बुझाने के लिए जाए। आग और बाघ पहाड़ की बहुत बड़ी समस्या बन गई है, और इसको भी बोले हम कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो फिर कैसे होगा? क्योंकि वो आने वाले 1 महीने में, 2 महीने में आपका क्या एक्शन प्लान रहेगा? इसमें बिल्कुल, सरकार से किस तरह हमने से जो अभी देहरादून में जो हमने 15 सितंबर को बैठक की, जिसमें जो हमारे देश के ही नहीं बल्कि दुनिया के जो जाने माने राजेंद्र सिंह जी भी आए और कुछ भूवैज्ञानिक भी आए, उसमें हमारी कोशिश है कि जो हमारी जो उस दिन का जो कंक्लूजन है उसको हम लिख करके हम मुख्यमंत्री को, मुख्य सचिव को, प्रधानमंत्री को और दिल्ली में वन और पर्यावरण मंत्रालय, राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय को देना चाहते हैं। और फिर उसके अनुसार हमारा ये काम रहेगा कि गंगोत्री में हम हरे देवदार के पेड़ों को नहीं कटने देंगे। ये हमारी बिल्कुल मांग है, जो हम प्रभावी रूप से आपको बताना चाहते हैं। मीडिया को इस बात को हमारी तरफ से पहुंचा दीजिए। जो 2 लाख जो पेड़ हैं देवदार के, वो हम कटने नहीं देंगे। उस पर रक्षा सूत्र बांधे गए हैं। उत्तरकाशी में लोग उसके खिलाफ है। अगला जो कदम है कि इको सेंसिटिव जोन, जो जिसका निर्धारण 2012 में किया गया था, उसको कड़ाई से लागू करना सरकार का काम है। उसके लिए हम दबाव बनाएंगे। उसकी बहुत सारी अच्छाइयां हैं। उसकी अच्छाइयां ये यहाँ तक है कि कैसे हम स्थानीय लोगों के साथ मिलकर के जलवायु अनुकूल हरियाली को बनाना, सड़क बनाना, इको फ्रेंडली रोड बनाना, तीर्थ यात्रियों के लिए सुविधा करना, और उसमें हम इतना अधिक धरती को नहीं काटेंगे कि जिसके कारण से वहाँ लैंडस्लाइड की संभावना बढ़े। उसको बहुत संयमित तरीके से हिमालय को बचा करके विकास के काम करने चाहिए। असल में विकास और पर्यावरण में सृजनात्मक संबंध बनाना होगा। जब तक उसमें सृजनात्मक संबंध नहीं बनेगा तो पर्यावरण और विकास के बीच में दुश्मनी बनी रहेगी।
क्योंकि जो पर्यावरण की बात करता है आजकल उसको दुश्मन कहा जाता है, उसको माओवादी कहा जाता है, उसको तरह तरह की संज्ञाएं दी जाती है। ये बहुत चिंताजनक है। इसीलिए हिमालय के साथ मैं इस बात को कह सकता हूँ कि हम हिमालय में रहते हैं, ये सब चीजें बहुत बहुत लोग वर्णन करते हैं, लेकिन हिमालय के साथ ठीक वैसे ही व्यवहार हो रहा है जैसे समाज में दलितों के साथ होता है। दलित जो है अनटचेबल है, और हिमालय की याद हमको तभी आती है जब हिमालय हमको प्रभावित करता है, जब हम जलवायु के चपेट में आ जाते हैं हिमालय की, तब हमको लगता है हिमालय, हाँ हिमालय को बचाना चाहिए। लेकिन भाई साल भर तो आपने हिमालय को पूछा ही नहीं। जैसे दलितों के घर में जब आग लगती है तभी नेता वहां जाता है, ठीक है ना, उसको सांत्वना देने के लिए। तो आजकल लोग हिमालय की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हिमालय में आपदा आई हुई है। तो हिमालय की इतनी उपेक्षा, इतनी असमानता, इतना मानसून बीत जाएगा, फिर हम भूल जाएंगे, फिर अगले मानसून का होगा, इंतजार फिर अगले मानसून में यही होना है। क्योंकि अब जो बाढ़ भूस्खलन की जो कंटिन्यूटी है वो बढ़ रही है, उसको रोका नहीं जाएगा। वो जलवायु परिवर्तन जरूर है, लेकिन सवाल यह है कि उसके समक्ष हमारी क्या तैयारी है। कोई तैयारी नहीं दिखाई देती। अच्छी बात यह है कि जो मुख्य नदी हैं वो अभी आक्रोशित नहीं हुई हैं, जो सहायक नदी हैं वो आक्रोशित नहीं। मैं आपको बताऊं, देखो हमारे राज्य में उत्तराखंड में तो उत्तराखंड तो नदियों का ही प्रदेश है। यहाँ पर दो प्रकार की नदियां हैं, एक तो हिम पोषित नदी है, दूसरा वर्षा पोषित नदी है। असल में हिम पोषित जो नदियां हैं उसमें भागीरथी है, उसमें मंदाकिनी है, उसमें अलकनंदा और सहायक नदी यमुना और टॉन्स, ये तमाम नदियां जो है ये तो ग्लेशियर से ही आ रही है। और दूसरी नदी है जो जंगल के बीच से आ रही है। दोनों नदियों में संवेदनशीलता है। दोनों नदियों के किनारे से जो सड़कें जा रही है, जो पर्यटक जा रहे हैं, हम उसके लिए केवल काम कर रहे हैं। जो सेना के लोग जो ऊपर तक पहुंच रहे हैं, हम केवल उनके सुरक्षा और संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। हम हिमालय के लिए, हिमालय में रहने वाले लोगों के लिए, हिमालय की जैव विविधता को बचाने के लिए, हिमालय में पानी बचा रहे हैं, हिमालय की जवानी बची रहे हैं, उसके लिए बहुत गंभीरता से काम नहीं हो रहा है, जिसमें बहुत बड़ी आपदा की संभावनाएं भविष्य में और बढ़ेगी। अभी देखो देहरादून में क्या हुआ। और दूसरी बड़ी बात यह है कि आपदा जो है सबसे ज्यादा उन क्षेत्रों में आ रही है जहां पर्यटन केंद्र बने हुए हैं। सहस्त्रधारा की आप फोटो देखिए तो वो वैसे ही है जैसे धराली बन गया, मलबे में तब्दील हो गया। ये कैसे हो गया? क्योंकि हमने उस जगह को, जहां पर एक देवता का एक सामान्य सा मंदिर था, उसका दर्शन करने गांव के आसपास के लोग जाते हैं। अब वहां सारी दुनिया के पर्यटक आने लग गए और वहां पर रिजॉर्ट, बड़े बड़े रिजॉर्ट खुल गए, होटल खुल गए, मनुष्य की आवाजाही बड़ी पैमाने पर होने लग गई। तो और फिर जो है लैंडस्लाइड भी होने लग गया। ऊपर तो वहाँ कोई ग्लेशियर नहीं है, वो तो जो है वो नदी जंगल के बीच से है, तो वर्षा पोषित नदी है। अब बारिश तो हो ही रही है, हैवी रेन, तो पानी बढ़ गया, वो जगह जगह कैचमेंट से भर गया, उसको तोड़ दिया। कितनी बड़ी बाढ़ आई, उसमें 16 लोग लगभग मर गए और भी लोग लापता हो गए। ये सब हालत अब देखो ना, आप उच्च हिमालय से लेकर के मैदानी क्षेत्रों तक, मतलब ये तो मैदानी क्षेत्र है हमारे लिए, यहाँ तक बाढ़ का प्रभाव। और फिर निचले हिस्से में आप देखो टिहरी बांध में बहुत बड़े पैमाने पर गाद भर गई है, क्योंकि वहां पर जो भी भिलंगना, बालगंगा और भागीरथी का जो पानी, जो बिल्कुल मडी वाटर है, बहुत बड़ा मलबा उसमें बह करके आ रहा है निर्माण कार्यों का। सबसे ज्यादा जंगल कटान के बाद, क्योंकि प्रदेश में सबसे ज्यादा जंगल कट रहे हैं। हम कई बार शिकायत करते हैं वन और पर्यावरण मंत्रालय से। अभी हमने एक जांच करवा रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत वो लोग, उनको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन एक जगह बहुत ऊंचाई पर जहां से जलकुर नदी और वहां से जो है वो धर्मगंगा नदी को पानी मिलता है, मेड नदी, उसके कैचमेंट में जंगल काटा जा रहा है। और वो भी किसके? खरसू, मोरू, कैल जैसी प्रजाति, जैसी, मतलब वो बहुत ही रेयर फॉरेस्ट है, उसकी हम जांच करवा रहे हैं। हमने कई बार पहले भी कराई। कोरोना काल में लाखों पेड़ काटे गए, लोग चुपचाप से घर में बैठे रहे। इसको लेकर भी आपकी तरफ से कोई रिपोर्ट आएगी? हाँ, रिपोर्ट आई कि हम तो कई रिपोर्टें सरकार को दे चुके हैं। हम जलवायु पर रिपोर्टें दे चुकी है। हमने 2024 में अक्टूबर में एक यात्रा करी थी। हमने राष्ट्रीय राजमार्ग, सरकार का क्या रुख रहता है? नहीं, वो पत्र तो देते हैं, पत्र देते हैं जैसे बीआरओ को देते हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर जो विभाग है वो नहीं करते कुछ। आपसे सवाल लेंगे कि जिस तरह से नदी या गाढ़ गधेरे के मुहाने पर जो बसावटें बढ़ रही हैं, चाहे वो सहस्त्रधारा हो, पूरा टूरिस्ट जोन बन गया है, और जिस तरह से कल भी हमने अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में देखा कि नदी किनारे बड़े बड़े होटल्स बने हुए हैं, अगर इनको शिफ्ट भी करते हैं, काफ़ी जनसंख्या जो है प्रभावित होगी। सरकार का क्या एक्शन प्लान रहना चाहिए? कितने देखो समय में? सरकार को तो अपनी जलवायु एक्शन प्लान के आधार पर जो नदियों के मुहाने पर जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन, टूरिस्ट केंद्र बने हुए हैं,
उनको तो नियंत्रित करना ही पड़ेगा। हम्म, वहां से लोगों को जहां पर लगता है, वैज्ञानिकों की रिपोर्ट है, जलवायु मौसम जो वैज्ञानिक है वो कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर बसासट ठीक नहीं है, हम्म, तो उसको तो कंट्रोल करना पड़ेगा। आने वाले दिनों में कोई स्वीकृति नहीं देनी है। जो वहां पर रह रहे हैं उनको सचेत बरसात में होना चाहिए। बरसात के समय 3 महीने में उनको वहां नहीं रहना है। हम्म। अब वहां पर्यटन चले न चले, सवाल ये है कि जिंदगी सबसे बड़ी चीज है, जिंदे रहेंगे। और तो पर्यटकों की जिंदगी भी सबसे इम्पोर्टेंट है। पहाड़ में आने वाले लोगों को तो सावधानी से ही यहाँ पर आना चाहिए। हम्म, ये तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। जब हैवी रेन होती हो तो जबरदस्ती भी न करें हम्म। कि भाई अपने जीवन को जो है वो बलिवेदी पर चढ़ाने की है। तो लोगों की अपनी सुरक्षा तो पहले जरूर आपने मनुष्य। हमसे बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ सुरेश भाई, जो कि लगातार नदी बचाओ आंदोलन हो या फिर अ, उत्तराखंड जल बिरादरी के माध्यम से जो अभियान इन्होंने चलाए हैं, कहीं ना कहीं उसमें इनका प्रयास रहा है कि लगातार जो लोगों के प्रति और नदियों के प्रति और हिमालय के प्रति जो जागरूकता लोगों में आनी चाहिए, उस पर सरकार का भी एक्शन प्लान सामने आना चाहिए। इसको लेकर इन्होंने अभी एक बैठक भी की थी, उसमें कई पर्यावरणविद और साइंटिस्ट भी मौजूद थे। और ये जो मामला है, जो इनकी रिपोर्ट है, वो काफ़ी ऊपर तक जाने वाली है। और अब ये सरकार को भी सोचना होगा कि जिस तरह से बसावटें बढ़ रही हैं, चाहे वो नदी किनारे हो, गाड़ गदेरे में हो या फिर भागीरथी इको सेंसिटिव जोन जैसे क्षेत्र में हो, इस पर सख्ताई से पालन करना होगा। देहरादून से अंकित शर्मा, आज तक।